हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज जो वीडियो हम देखेंगे और रिएक्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे उसका नाम है इंडिया गिव्स फाइनल वार्निंग टू रशिया। ऐसा ही जो टाइटल है वो लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि वीडियो में क्या है। वीडियो बेसिकली लंबा है, 12 मिनट का वीडियो है। मैंने सोचा था कि इसको काट के थोड़ा छोटा करूँगा, लेकिन वीडियो में एनालिसिस इतना बढ़िया है कि मैं इसको 5 सेकेंड भी काट नहीं पाया, क्योंकि ये टोटल जो वीडियो है ये बहुत ही हर एक वीडियो का हर एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है जिसने किया है। तो वीडियो रिसेंटली ही आई है, ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स पहले। और वीडियो का जो एग्जैक्ट टाइटल है कि इंडिया गिव्स रशिया डेडली अल्टीमेटम, पुतिन हैज़ नथिंग टू रिप्लाई। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने में कि ऐसे टाइटल के बाद रशियंस जो है उस पर कैसे रिएक्ट किया है और क्या कॉमेंट्स किया है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मई की शुरुआत में भारत में कोविड-19 के हिंसक प्रकोप के बावजूद भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर G7 समिट में हिस्सा लेने लंदन गए थे। हालांकि भारतीय राजनयिक मिशन के कई सदस्यों के कोविड-19 के टेस्ट पॉजिटिव थे, इसलिए उनके मंत्री को समिट में दूर से भाग लेना पड़ा। आधुनिक भारत की विदेश नीति के बारे में ये आयोजन मुख्य प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अपनी दूरी बनाए रखते हुए भी देश पश्चिमी दुनिया के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है। अमेरिका के साथ मेलजोल बढ़ाने में भारत की विशेष रुचि है। चीन के साथ अपने जटिल संबंधों के कारण, उदाहरण के लिए हिमालय में भारत और चीन के बीच गतिरोध को ही ले लें, जो 1 साल पहले शुरू हुआ था और इतिहास में एक सबसे लंबे और सबसे घातक रूप में रहेगा। हालांकि भारत पश्चिम के साथ अपनी दूरी बनाए हुए है, अन्य कारणों से रूस के साथ अपने रिश्तों को बचाने के लिए विश्व राजनीति की नई ध्रुवीयता को देखते हुए भारत और रूस को मजबूर होकर दोनों ध्रुवों में से एक की ओर झुकना पड़ेगा। इस प्रकार यह इन रास्तों की तरह दिखता है जब करीबी देश अलग होने लगते हैं। साथ ही भविष्य के लिए उनकी दृष्टि अमेरिका के लिए करीब हो रही है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध उनकी ऊंचाई पर है। पिछले 1 साल में भारत ने अमेरिका की ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसने क्वाड के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अमेरिका द्वारा स्थापित एक रणनीतिक संवाद जो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को एकजुट करता है। भारत ने क्वाड के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। हालांकि दूर से इसने G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। यह मेल मिलाप काफी हद तक देशों के चीन को लेकर समान विचारों से प्रेरित था। संक्षेप में भारत पश्चिमी देशों का अनुसरण कर रहा है, चीन तकनीकी दिग्गजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में। मई में भारत सरकार ने चीन की हुआवे और ZTE को 5G परीक्षणों में भाग लेने से बाहर रखा। इसके बजाय नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग हैं जो भारत में 5G नेटवर्क को संचालित करेंगे, जबकि भारत देश भर में चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाता है। अमेरिकी टेक दिग्गज जैसे फेसबुक, गूगल और अमेज़न IT में अरबों डॉलर का निवेश और भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार के लिए एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा। भारत और अमेरिका का सैन्य क्षेत्र में विलय। सितंबर 2021 में भारत ने अमेरिका के विमान पोसाइडन को अनुमति दी। 3 सालों में पहली बार पोर्ट बॉयलर में ईंधन भरने के लिए लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौते पर आधारित। भारत के रक्षा कर्मचारी प्रमुख विपिन रावत की घोषणा एक और उदाहरण है। उन्होंने क्वाड देशों को महत्व देना बताया। हिंद महासागर में समुद्री और हवाई नेविगेशन की स्वतंत्रता। ये शब्द दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का विरोध करने वाले पारंपरिक अमेरिकी बयानबाजी की प्रतिध्वनि करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कुछ और सामान्य बातें हैं जो चीन से संबंधित नहीं हैं। ये दोनों देश लगभग 20 सालों से अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। भारत अमेरिका के संबंधों में पहला सुधार तब हुआ जब वॉशिंगटन ने एशिया में अपनी पहली नीति की समीक्षा की, भारत पर विशेष ध्यान देते हुए, और अपनी परमाणु शक्ति को स्वीकार किया और भारत में सैन्य हार्डवेयर शिपमेंट को फिर से शुरू किया, जो 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षण से ठप था, और संयुक्त सैन्य अभ्यास करना शुरू किया। इसके अलावा अब अमेरिका भारत को मानता है। पाकिस्तान से अलग एक व्यक्तिगत विदेश नीति का मामला। 2014 में अपने चुनाव के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा में भारत अमेरिकी संबंधों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मोदी के उदय के बाद से भारत ने अमेरिका के साथ कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2004 से रुके हुए थे, जैसे 2016 से लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता।
और 2018 में कम्युनिकेशंस कॉम्पेटिबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट और 2020 में बेसिक एक्सचेंज और कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध भी सुधरने लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कुछ वर्षों से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। इनमें से कमोडिटी टर्नओवर देशों की राशि $80 बिलियन है, या लगभग $150 बिलियन यदि सेवा व्यापार को ध्यान में रखा जाता है। तालमेल की रूपरेखा। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मोदी आगे नहीं बढ़ा सकते। भारतीय राजनेताओं के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी हमेशा से एक जहरीला विषय रहा है, बल्कि भारतीय जनता ने अमेरिका से सावधानी बनाई हुई है, जिसकी घोषणा विपक्ष कर रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ऐसा लगता है कि भारत के हितों के साथ पूरी तरह से लाइन में है, इसलिए अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों की गहनता के बावजूद भारत इस रास्ते जाने से बचने की कोशिश करता है। अमेरिका में भारतीय सैन्य ठिकाने खोलने पर कोई बात नहीं, या अमेरिकी नौसेना को नियमित रूप से ईंधन भरने या जहाज की मरम्मत करने के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देना। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत की नीति हमेशा अमेरिका के साथ मेल नहीं खाती है, जो अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक मामले से साबित हुआ, जो अप्रैल में भारत के लक्षद्वीप समूह के पास नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता को अंजाम दे रहा था। अमेरिकी सैन्य जहाज युद्ध अभ्यास कर रहा था बिना नई दिल्ली के साथ पूर्व समझौते के भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। शायद इस घटना को छुपाना संभव है, ऐसा पहले भी होता था। अमेरिका ने 7वें बेड़ी की प्रेस जारी की थी ना, यह कहते हुए कि यह अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देने का उनका प्रयास था, और भारत के अत्यधिक नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं का विरोध करे। इससे भारतीय सोशल मीडिया और मास मीडिया में आक्रोश की लहर दौड़ गई। फिर भी भारत आजकल इसे अनुकूल दृष्टिकोण से लेता है। एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और यहां तक कि हिंद महासागर में भी। भारत सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका छोटी है। अधिक अवसर होने के चलते चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। रूस का संदेह। प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा की मॉस्को अक्सर आलोचना करता है। भारतीय नीति निर्माताओं और विद्वानों द्वारा स्थापित रूसी प्रतिनिधि इस अवधारणा पर अन्य देशों की राय की उपेक्षा करता है और इसे विशुद्ध रूप से अमेरिकी रणनीति के रूप में देखें। क्वाड में भारत की उत्सुक भागीदारी व गतिविधियां स्पष्ट रूप से मॉस्को को परेशान करती हैं। रूसी और चीनी अधिकारियों को क्वाड को एशिया का नाटो कहने की आदत है। भारत और रूस के संबंधों को वर्तमान में दो मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मॉस्को नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों के विस्तार पर असक्षम है। उनकी सैन्य और ऊर्जा भागीदारी के दायरे से बाहर, बल्कि इन दो देशों के आर्थिक संबंध कमजोर हैं। 2025 तक भारत और रूस के बीच कम्युनिटी टर्नओवर को $30 बिलियन तक बढ़ाने की अपील के बावजूद यह कुछ वर्षों से लगभग $10 बिलियन पर अटका हुआ है। दूसरा, रूस का अमेरिका से टकराव उसे एशिया में अपनी विदेश नीति में चीन की ओर झुकाव के लिए मजबूर करता है, जो भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित करता है। रूस और पाकिस्तान के संबंधों से नई दिल्ली भी नाराज है। 2015 में मॉस्को ने पाकिस्तान को 4 Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने की अपनी योजना की घोषणा की, जिसने इस देश के सैन्य हार्डवेयर के निर्यात पर लगे अनिर्दिष्ट प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। 2016 से रूस और पाकिस्तान द्रुजबा नाम से जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा में उनका सहयोग आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर रूस ने ऊर्जा सहयोग में रुचि दिखाई है। कराची लाहौर पाइपलाइन का नाम बदलकर हाल ही में पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कर दिया गया। भारत को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान मुद्दे को सुलझाने के लिए रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। 2021 की शुरुआत में रूस ने भारत को विस्तारित ट्रोइका बैठक में आमंत्रित नहीं किया। रूस, चीन, अमेरिका और साथ ही पाकिस्तान, तुर्की, कतर और अफगान प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि कुछ भारतीय राजनेताओं को यह संदेह था कि यह पाकिस्तान द्वारा प्रेरित किया गया था। दूसरों ने इसे इस बात का प्रमाण माना कि भारत के चारों ओर चीन, पाकिस्तान और रूस की एक निरोधक अंगूठी आकार ले रही थी। जब नई दिल्ली ने वॉशिंगटन के साथ समझौता करना शुरू किया, तब मॉस्को ने इस्लामाबाद के साथ दोस्ती की। इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि रूसी सरकार केवल मोदी और अमेरिका के साथ मेलजोल पर प्रतिक्रिया दे रही थी।
यहाँ देखिए लवरोव की नई दिल्ली और इस्लामाबाद की दोहरी यात्रा, जो एक कूटनीतिक पैंतरेबाजी की तरह दिखता है, भारत को यह दिखाने के लिए कि रूस अब पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सीमित नहीं करेगा। तोड़ने के तरीके, भारत के संवेदनशील स्थानों पर निशाना साधते हुए, जैसे कश्मीर के संघर्ष वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करना या भारत पाकिस्तान के संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश, संभावित जानबूझकर रूस के कार्यों की प्रगति इंगित करता है। रूस से सैन्य विशेषज्ञ सरकार को प्रोत्साहित करते हैं पाकिस्तान के साथ संबंध बनाते समय नई दिल्ली को ध्यान में रखना बंद करें। उनकी राय में जब से रूस ने भारत का एक्सक्लूसिव सप्लायर बनना बंद कर दिया है, देश को पाकिस्तान में उन सामानों को बेचना शुरू करना चाहिए जिन्हें भारतीय खरीदने से मना करते हैं। हालांकि पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों के निर्यात में कुछ भी वृद्धि का संकेत नहीं देता। अब तक शिपमेंट कभी कभार ही होता था, जिसकी पुष्टि इस्लामाबाद में रूस के विदेश मंत्रियों ने की थी। उन्होंने पुष्टि की कि रूस पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी क्षमता का समर्थन करना जारी रखेगा, अन्य संसाधनों के बीच प्रासंगिक सेना के उपकरणों की आपूर्ति करके। रूस द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत के बजाय भावनात्मक प्रतीत होता है। भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है और अपने अस्थिर आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान भारत को प्रतिस्थापित करने में असमर्थ है। पाकिस्तान को निर्यात किए जाने वाले सैन्य उपकरणों के लिए, जबकि यह देश आतंकवादी विरोधियों का समर्थन कर सकता है, उस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना नहीं है। रूस और पाकिस्तान के संबंध सामान्य रूप से कमजोर हैं और उनकी संयुक्त आर्थिक परियोजनाएं शायद ही आगे बढ़ रही हैं रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण। साथ ही पाकिस्तान रूस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उदाहरण के लिए अपने कश्मीर एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। फिर भी भारत के लिए रूस और पाकिस्तान की दोस्ती एक भावनात्मक मुद्दा है, जबकि रूस और चीन के बीच मजबूत होते संबंध भारत के लिए एक वास्तविक परिणाम है। जबकि रूस चीन की मिसाइल वार्निंग सिस्टम बनाने में मदद कर रहा है। टेक्निकल और एनर्जी पार्टनरशिप, व्यापार और निवेश में वृद्धि, सैन्य गठबंधन बनाने के बारे में विचार विमर्श करना, यह सब भारत को चिंतित करता है। नए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से चिपके रहने के बजाय रूस और भारत प्रोग्रेसिवली झुक रहे हैं दो वैश्विक शक्तियों की ओर, चीन और अमेरिका। इस तरह का विचलन रूस और भारत की मित्रता के पुलों को लगातार जलाता है। इन दोनों देशों की साझेदारी एक असफल विवाह की तरह है, जहां पति पत्नी केवल साथ रहते हैं क्योंकि वे बोझ हैं। इंटरडिपेंडेंस कई वर्षों में विकसित हुआ है, फिर भी भारत और रूस के संबंधों में व्यवहारिक वार्ता के लिए अभी भी गुंजाइश है, भले ही भविष्य के लिए एक ही दृष्टि वे साझा ना करें। तो सबसे पहले आद ने लिखा है कि यूएसएसआर ने बहुत मेहनत से कई सारे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, लेकिन हमारे रिसेंट करप्ट पॉलिटिशियंस ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन सारे प्रोग्रेस पे पानी फेर दिया। पाकिस्तान, जिसने हमारे कई सोल्जर्स को अफगानिस्तान में मौत के घाट उतारा था, वो अचानक हमारा भाई बन रहा है। और इंडिया, जिनके फिल्म्स देख देख के हम बड़े हुए हैं, वो अचानक हमारे पॉलिटिशियंस के लिए टॉक्सिक बन चुका है। ये पॉलिटिशियंस सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। एडवर्ड रुकबर्ग ने लिखा है कि कोलैबोरेशन विद द वेस्ट एक आखिरी रास्ता बचा है भारत के पास। अगर वेस्ट के साथ नहीं तो किसके साथ? रशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर वेनेजुएला के साथ? क्या ये सब देश इंडिया को सपोर्ट करने की स्थिति में भी है? उसके बाद तेलीपोर्ट रसोमाखा ने लिखा है कि इंडिया तो वैसे भी एक इंटेलिजेंट लोगों की देश है, वो बहुत सोच समझ के प्रिसाइज और एक्यूरेट डिसीजंस लेते हैं। काराबाग में जो हुआ, जहाँ पे रशिया अपना गट्स नहीं दिखा पाया, उसके बाद यही होना था। नमस्कारम इंडिया। उसके बाद लीगा स्लैफ्को ने लिखा है कि इंडिया और रशिया दोनों ऐसे दूर जा रहे हैं जैसे कि समुंदर में दो हिल्सा मछली। उसके बाद लेना ओमेल ने लिखा है कि दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेप फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया। मॉस्को इस विद्युत की गति से बदलते जियोपॉलिटिक्स के साथ ताल मिला के नहीं चल पा रहा है। धीरे धीरे इंडिया और यूएसए के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है और ये इस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चाइना छल और कपट के साथ अफ्रीका में एक्सपेंशन कर रहा है और बाद में दूसरों के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। थैंक्स फॉर सच ए ग्रेट रिव्यू एंड एनालिसिस। उसके बाद यांचर कुयोन ने लिखा है कि हाँ, पुतिन तो सांप खाने वालों के साथ है। रशिया के सारे पुराने दोस्त इसीलिए रशिया से दूर जा रहे हैं। रशिया चाइना के लिए सिर्फ एक रॉ मटेरियल का भंडार है। वो रशिया को यूज करने के बाद उसे एक यूज किया हुआ की तरह फेंक देंगे। उसके बाद नतालिया चुरियोमोवा ने लिखा है कि इंडिया ने सही चॉइस की है। चाइना ना तो कभी भरोसे के लायक था और ना ही कभी होगा। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी एग्रीमेंट और किसी की भी विश्वास तोड़ सकते हैं। रशिया को एक दिन जरूर धोखा मिलेगा। अपने पावर के नशे में धुत चाइना दूसरे देशों की जमीन हड़प रहा है और उसे बर्बाद कर रहा है, जो कि हम अपने देश में भी देख सकते हैं। उसके बाद अलेक्जेंड्रेस 29 ने लिखा है कि
इंडिया और रशियन लोग एक दूसरे के भाई हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम एक ही है, क्योंकि हमारी ओरिजिन जो है वो एक है। तो ये सुन लिया ना, अब यूक्रेन से दूर हटो। तो अंत में जो कमेंट था, दैट सम्स इट अप ऑल, कि भले ही पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्यों ना हो, भले ही आज जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बदल गई है, लेकिन जो खास रिश्ता इंडिया और रशिया के बीच में है, इंडिया और रशिया के लोगों के बीच में है, दैट विल नेवर चेंज। और शायद ही कोई ऐसे और देश होगा जिसके साथ इंडियंस के ऐसे रिलेशनशिप बन सकते हैं। एंड द कमेंट सेक्शन प्रूव्स इट, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसा कोई वीडियो होता है या फिर ऐसा कोई टाइटल होता किसी और देश के बारे में इंडिया के साथ, तो यूजुअली बहुत नेगेटिव कमेंट्स होता और ऐसा ही होता कि भाड़ में जाए इंडिया, हम तो अपना देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रशियंस जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि इंडिया भी मजबूर है और रशिया भी मजबूर है। लेकिन इंडिया तो मजबूर है ही, क्योंकि चाइना के खिलाफ एक अलायंस बनाना ही पड़ेगा। और रशिया, हालांकि पता है कि चाइना कितना खतरनाक है और चाइना के साथ जो रिश्ता है वो इन द लॉन्ग रन रशिया को हार्म ही होगा उससे, लेकिन रशिया भी अभी बेबस है, क्योंकि उसे यूएस के खिलाफ एक अलायंस चाहिए, जबकि इंडिया को चाइना के खिलाफ एक अलायंस चाहिए। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और ये इंडिया और रशिया दोनों के लिए ही, अगर हम दूर की सोचें तो ये हार्मफुल ही होगा हमारे लिए। लेकिन इंडिया और रशिया को बहुत ही चतुराई से अभी वो चाणक्य की खेल खेलनी पड़ेगी। छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है, और बहुत ही विटी और सेंसिबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तभी जाके इस सिचुएशन का हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया और रशिया में एक कॉमन बात है, दोनों ही देश किसी हेजीमनी की मंशा नहीं रखते हैं। वो एक वर्ल्ड, एक बाइपोलर वर्ल्ड, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बेसिकली चाहते हैं इंडिया और रशिया। जबकि चाइना और यूएसए में एक ही कॉमन बात है कि दोनों ही जो है अपना पर्सनल हेजीमोनी चाहते हैं वर्ल्ड में। वो चाहते हैं कि बस वही लीडर हो और सारे जो देश है वो उनके अंडर में रहे और उनकी पॉलिसी फॉलो करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आशा है कि दोनों ही देशों के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया के और रशिया के, वो कुछ स्मार्ट डिसीजंस ले, ताकि आगे आने वाले सिचुएशन में, आगे आने वाले टाइम पे हम किसी के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट ना हो जाए और अपना जो इंडिपेंडेंट और सॉवरेंटी है वो हमेशा बरकरार रहे। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।